एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे लोगों की समस्याओं पर सोच विचार कर रहे थे। तभी एक द्वारपाल उनके पास एक संदेशा लेकर पहुंचा। राजा विक्रमादित्य किसी मसले पर जब फैसला कर चुके तो उस द्वारपाल ने राजा से कहा, राजन, बाहर द्वार पर एक बाजीगर आया है, वह आपसे मिलने के लिए उत्सुक है। राजा विक्रमादित्य का अपना नियम था, यदि कोई उनसे मिलने या फरियाद लेकर आए तो उसे राजा से तुरंत मिलाया जाता था। ठीक है, द्वारपाल उसे तुरंत मेरे पास लेकर आऊं। द्वारपाल के जाते ही राजा विक्रमादित्य फिर लोगों की समस्याओं के निदान में लग गए। थोड़ी देर में द्वारपाल उस बाजीगर को लेकर आ गया। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि बाजीगर एक नौजवान था। वह बाजीगर से बोले, हाँ बाजीगर, अब आप हमें बताओ कि तुम किस संदर्भ में मुझसे मिलना चाहते थे। बाजीगर बोला, हे राजन, मैंने आपका बहुत नाम सुना हुआ है, इसलिए बहुत दूर से आपके पास अपनी कला का प्रदर्शन करने आया हूं। यदि आप मुझे कला प्रदर्शन का अवसर प्रदान करते हैं तो मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगा। विक्रम उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और बोले, ठीक है बाजीगर, मैं तुम्हें अपनी कला दिखाने का अवसर प्रदान करता हूं, पर आज नहीं। आज तुम मेरी अतिथिशाला में विश्राम करो। कल दरबार लगते ही तुम अपनी कला को प्रदर्शित करके सबका मनोरंजन करो। आज बहुत से मेरे रिश्तेदार और परिवार के लोग बाहर गए हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी कला को देखने से वंचित रह जाए। बाजीगर बोला, धन्यवाद राजन, मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूंगा। आप जैसे लोगों के कारण ही हम जैसे की कला को विकसित होने का अवसर मिलता है। फिर वह चला गया। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि उस बाजीगर का पूरा ख्याल रखा जाए। उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगले दिन प्रातः दरबार में लगभग सभी कर्मचारी मौजूद थे। नगर वासियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। थोड़ी देर में वह बाजीगर आ गया। उसके एक हाथ में एक बड़ी सी झोली थी। शायद उसमें ही उसने अपने सारे उपकरण रखे थे। उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। शायद वह उसकी पत्नी थी। राजा विक्रमादित्य को आश्चर्य हुआ यह देखकर कि वह एक बाजीगर की पत्नी थी। उसकी सुंदरता और पहनावा राजकुमारियों जैसा था। तभी बाजीगर ने राजा के मन के भाव पढ़ लिए और बोला, राजन, यह जरूरी नहीं कि अमीर और राजा ही खूबसूरत औरतें रखने के हकदार हैं। मेरे जैसा कलाकार भी खूबसूरत औरत रख सकता है। उसकी बात से राजा विक्रमादित्य थोड़ा सक्काए, फिर मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल कलाकार, हर व्यक्ति को समान अधिकार है। अब तुम अपनी कला का प्रदर्शन करो। बाजीगर ने आदेश मिलते ही अपनी झोली से रस्सी का एक बहुत बड़ा गुच्छा निकाला। उसका एक छोर अपने हाथ में थामा और बाकी का गुच्छा हवा में उछाल दिया। वह गुच्छा हवा जाकर गायब हो गया। वह कितना ऊपर तक गया, अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल था। बाजीगर ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि हे राजन, मैं ये रस्सी पखंग कर ऊपर जा रहा हूं, आप मेरा पत्नी का ध्यान रखना। फिर वह रस्सी पक कर ऊपर चढ़ गया। वह इतना ऊपर चला गया कि दिखना बंद हो गया। पूरा दिन बीत गया, पर वह वापस नहीं आया। उसकी पत्नी विलाप करने लगी। राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया कि उस बाजीगर का पूरा ख्याल रखा जाए। उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाजीगर की पत्नी ने राजा से प्रार्थना की कि उसके लिए एक चिता सजाई जाए। वह अपने पति के वियोग में सती होगी। सबने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। आखिर में हार कर राजा ने अपने लोगों को उसके लिए चिता सजाने को कहा। बाजीगर की पत्नी चिता पर बैठ गई तो चिता में आग लगा दी गई। चिता धू धू कर जल उठी। राजा को अपनी विवशता पर बहुत दुख हुआ कि आज वह कुछ भी ना कर सके। थोड़ी देर में सब कुछ राख हो गया। राजा विक्रमादित्य इतने दुखी हो गए, उन्होंने पूरे राज्य में 2 दिन अवकाश घोषित कर दिया और खुद एकांत में चले गए। इस घटना को 2 दिवस हो गया। राजा विक्रमादित्य ने बुझे मन से दरबार आरंभ किया। अभी दरबार शुरू हुए कुछ समय बीता होगा, तभी रस्सी जो आसमान में गई हुई थी के करीब बाजीगर का कटा हाथ आकर गिरा। फिर दूसरा हाथ, दोनों पांव, फिर शरीर का बाकी बचा हिस्सा। राजा विक्रमादित्य को बाजीगर के मृत शरीर को देखकर बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने उसके शरीर के सभी हिस्सों को इकट्ठा कर एक कपड़े में बंधवाया। फिर धार्मिक रीति के अनुसार उसका दाह संस्कार करवा दिया। इस घटना को 10 दिन बीत गए। एक दिन जब राजा का दरबार लगा था, तभी उन्होंने उस रस्सी में हलचल महसूस की। सब उसके करीब आकर देखने लगे। सबकी निगाह ऊपर की ओर गई तो देखा वह बाजीगर रस्सी से वापस उतर रहा था। उसे सुरक्षित वापस आता देखकर राजा और उनके कर्मचारी हैरत में आ गए। यह तो मर चुका था महाराज, फिर कैसे जिंदा वापस आ रहा है? एक मंत्री ने हैरानी से कहा,
थोड़ी देर में बाजीगर वापस लौट आया था। उसने आते ही राजा विक्रमादित्य को प्रणाम किया और बोला, महाराज मेरी पत्नी कहाँ है? राजा अब क्या उत्तर देते। उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया और सोचने लगे, ये कैसा अपराध हो गया। ये सब बाजीगर के खेल का हिस्सा था। मैं आखिर क्यों नहीं समझ पाए। अब वह कहां से उसकी पत्नी को वापस लाकर देंगे। उन्होंने बाजीगर को सारी बात बता दी, पर बाजीगर बोला, राजन आप जो भी कह रहे हो सब झूठ है। लगता है आपका मन मेरी पत्नी पर आ गया, इसलिए आप मुझे यह मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। बाजीगर की यह बात सुनकर वह मौन हो गए और सोचने लगे, मैं इसकी बात को झूठ ही साबित करूं। मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। अपनी सच्चाई को साबित करने का बाजीरी को शायद मेरे बारे में पता नहीं है। मैं न्याय के लिए कोई भी मूल्य चुका सकता हूं, पर मैं इस मामले में दिशा नहीं पा रहा हूं। बाजीगर बोला, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरी पत्नी को मुझे वापस दे दो। बस मुझे एक बार उसे आवाज देने दो। यदि वह महल में कहीं भी होगी तो आ जाएगी। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, तुम आवाज देकर देख लो। अगर तुम्हें हमारी बात पर भरोसा नहीं है। बाजीगर ने जैसे आवाज दी, उसकी पत्नी दौड़ती हुई महल से बाहर आ गई। ये देख सभी लोग हैरान हो गए कि यह कैसे हो गया। ये तो कुछ दिन पूर्व सती हो गई थी, फिर आज यह महल से बाहर आ गई। राजा विक्रम सब बात समझ गए कि यह सारा खेल बाजीगर के जादू का है। राजा विक्रमादित्य बोले, शाबाशा बाजीगर, मैं तुम्हारे इस प्रदर्शन से बहुत ज्यादा हैरत में हूं। ऐसा मैंने ना कभी सुना था और कभी देखा। राजा ने मंत्रियों से उसे ढेर सारा इनाम देने को कहा। फिर उससे पूछा कि बाजीगर तुमने यह सब कहाँ सीखा। बाजीगर ने उस पाठशाला का नाम और पता राजा को बता दिया। राजा विक्रमादित्य ने अगले दिन अपने राज्य की व्यवस्था का भार अपने मंत्रियों को सौंपकर खुद वह विद्या सीखने के लिए तैयार हो गए। उनका एक मुंह लगा नाई था। उसने राजा विक्रमादित्य से साथ चलने की जिद बना ली। वह नाई बोला, हे राजन, मेरा आपके साथ जाना बहुत जरूरी है। वहां आपकी देखभाल कौन करेगा? आपके दाढ़ी और सिर के बालों को कौन काटेगा? आपकी तख्ती जिस पर आप वह ज्ञान सीख के उसे साफ कौन करेगा? ऐसे बहुत से काम हैं जिनके लिए मेरा साथ होना बहुत जरूरी है। विक्रमादित्य को लगा कि इसे साथ ले चलने में क्या बुराई है। एक से भले दो रहेंगे तो ठीक रहेगा। उन्होंने नाई को साथ चलने की इजाजत दे दी और बोले, अपने घर जाकर अपने कपड़े वगैरह बांध लें, यहां हमें लंबा समय लग सकता है। नाई खुशी खुशी अपने घर चला गया। इधर विक्रमादित्य अपनी रानी के पास गए, उन्हें सारी बात समझाई। बोले, मुझे वापस आने में 1 महीना लग सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एक गोपनीय शब्द बता रहा हूं। जब मैं लौट कर आऊं तुम मुझसे यह गोपनीय शब्द जरूर पूछना। यदि मैं नहीं बता पाऊं तो समझ जाना मैं नहीं, मेरा रूप रखकर कोई और आया है। उस विद्या में सारा जादू का खेल है और मैं एक राजा हूं। मेरे साथ मेरी संपत्ति को हड़पने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें आगाह कर दिया। रानी विक्रमादित्य की बात समझ गई। 7 दिन राजा विक्रमादित्य और नाई जादू सीखने निकल पड़े। जादू के उस विद्यालय में पहुंचकर दोनों ने अपना परिचय एक शिष्य के रूप में दिया और जादूगर शेर सिंह यहाँ की शिक्षक था। वह विक्रम को जादू सिखाने को राजी हो गया। शिक्षक ने कहा कि आप कौन सी विद्या सीखना चाहते हो? कोई भी एक विधा सीखने में 2 महीने का समय लगता है, इसलिए आपको सारी विधाएं सीखनी है तो बहुत अधिक समय लगेगा। 2 महीने में केवल एक विचार सिखाता हूं। अब आप सोच लें कौन सी विधा को सीखना है। राजा विक्रमादित्य बोले, काया पार गमन की विधा ही सीखनी है। ठीक है, इसके लिए तुम्हें मुझे हर रोज 1 स्वर्ण मुद्रा देनी होगी और तुम्हारी विद्या कल से शुरू होगी। आज आराम करो, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर रहा हूं। अगले दिन विक्रमादित्य की शिक्षा शुरू हो गई। विक्रमादित्य जो रोज लिखते थे तख्ती पर, वह नाई रोज तख्ती साफ करता था। वह नाई भी काया पार गमन की विधा में पारंगत हो गया, लेकिन यह बात उसने विक्रमादित्य को भी नहीं बताया। उनकी विद्या 2 महीने में पूरी हो गई और राजा विक्रमादित्य महल की ओर निकल गए। रास्ते में नाई ने उनसे पूछा कि महाराज, आपने विद्या तो सीख ली, पर उस विद्या का आपने प्रयोग नहीं किया है। पता तो करें कि आपकी विद्या सफल है या नहीं। राजा बोले, हाँ ठीक है, पर कोई मरा हुआ जीव तो मिले तभी तो प्रयोग कर सकता हूं। दोनों बात करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। तभी नाई ने राजा विक्रमादित्य से कहा, देखिए राजा, वह एक मृत हाथी है, वह आपकी विद्या के लिए उचित है। राजा को भी मृत हाथी अपनी विद्या के लिए उचित लगा। उन्होंने अपने अश्व को वहीं रोका, फिर नीचे उतरकर नाई से बोले, तुम मेरे शरीर का ध्यान रखना, मैं इस मूठ हाथी की काया में गमन करूंगा। नाई ने जैसे हां कहा,
राजा ने अपनी काया छोड़ दी और हाथी की काया में प्रवेश कर गए। हाथी उड़कर खड़ा हो गया। नाई प्रतीक्षा में था। उसने तुरंत अपना शरीर छोड़ा और राजा विक्रम के शरीर में प्रवेश कर गया। फिर तुरंत अपने शरीर को तलवार की सहायता से सिर को अलग कर दिया ताकि राजा उस शरीर का प्रयोग ना कर सके। विक्रमादित्य समझ गए कि उनके साथ छल हो गया है, पर वह कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा कि नाई कहीं उनके हाथी वाले शरीर का नुकसान ना कर दे, इसलिए जंगल में भाग गए। उधर राजा का शरीर धारण किया हुआ नाई सीधा महल पहुंचा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पास के जंगल में जितने भी हाथी पकड़कर मंगवाए जाएं, सैनिक तुरंत चल पड़े। अगले दिन जंगल से कई हाथी पकड़वाकर मंगवाए गए। उनमें राजा विक्रम भी थे। उन्हें देखते ही राजा बने नाई ने आदेश दिया कि इस हाथी को छोड़कर बाकी सब हाथियों को जंगल में वापस छोड़ दो, मुझे इसी हाथी से काम है। उन्होंने हाथी को एक जगह बंधवा दिया और आदेश दिया कि इसके सामने कोई भी मरा हुआ जीव नहीं आना चाहिए, वरना मैं उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दूंगा। कई दिन बीत गए, पर कोई भी मृत जीव हाथी बने राजा के सामने नहीं आ पाया। उधर विक्रम के शरीर में उपस्थित नाई रानी के पास गया। रानी ने उसका स्वागत कर उससे पहले हालचाल पूछा। फिर उससे पूछा कि आपने जाते समय मुझे कुछ कहा था क्या? वह शब्द आपको याद है? वह शब्द विक्रम ने रानी से कहे थे। नाई कैसे जानता? उसने बात घुमाते हुए कहा कि मुझे इस समय याद नहीं है, जैसे ही याद आएगा मैं बता दूंगा। रानी के मन में संशय ने जन्म ले लिया। उन्हें लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है, इसलिए इनको शक ना हो। इस तरह की बातें मुझे इनके सामने करनी होगी जो झूठी ही हो, ताकि मैं जान सकूं कि सच क्या है। रानी उससे पत्नी की तरह बात करने लगी। रानी बोली, हे स्वामी, मैंने आपके बताए विधि के अनुसार 1 माह का चंद्रायण व्रत किया हुआ है। आपको पता कि इस दौरान मैं आपका साथ नहीं सो सकती। आपको मुझसे दूर रहना होगा, इसलिए इस अवधि के लिए मुझे क्षमा करना। राजा बने नाई ने सोचा, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना मेरी पोल खुल सकती है। वैसे भी रानी को मैंने वह बात नहीं बताई, इसलिए मैं उसकी दृष्टि में संशय में हूं। 1 महीने की बात है, उसके उपरांत यह मेरे पास ही आएगी। वह बोला, कोई बात नहीं रानी, धार्मिक कार्यों में विघ्न मैं भी डालना नहीं चाहता, अतः तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने व्रत को करो। वो फिर वह वहां से चला आया। इधर एक बाज के मुख से एक तोता छूटकर हाथी के सामने गिर गया। तोते के गिरते ही राजा ने हाथी का शरीर छोड़ उस तोते के शरीर का चयन कर लिया। वहां उड़कर जंगल में चले गए। ये बात जब उस नाई को सैनिक ने बताया कि हाथी मर गया, उसने माथा पीट लिया। उसने वहां पर नियुक्त सभी प्रहरियों को कारागार में डाल दिया। राजा के मंत्री यह सब देख आश्चर्य में पड़ गए कि राजा विक्रमादित्य ने यह क्या किया। विक्रमादित्य तो बहुत ही न्यायप्रिय शासक हैं, फिर उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों किया? एक बार उन प्रहरियों से भी पूछना चाहिए था। यह राजा का आदेश था, इसीलिए कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। राजा विक्रमादित्य अब तोते हुए एक जंगल में पहुंचे जहां तोतों का एक बड़ा झुंड रहता था। वह भी वहीं रहने लगे। राजा बने नाई ने यह घोषणा करवा दी कि जो तोते पकड़ कर लाकर देगा तो उसे मैं हर तोते के हिसाब से 2 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। 2 स्वर्ण मुद्रा बहुत ज्यादा थी, इसीलिए लोग रोज तोते पकड़ कर लाने लगे। एक दिन एक बहेलिया ने उसी जंगल में जाल बिछाया जहां विक्रमादित्य का तोतों का झुंड रहता था। बहेलिया ने सारे तोते एक साथ एक ही बार में पकड़ लिया, जिसमें राजा विक्रमादित्य खुद भी फंस गए। सबने बहुत प्रयास किया जाल से बाहर निकलने का, पर निकाल नहीं पाए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मेरे पास एक अब तरकीब है, यदि तुम लोगों को उचित लगे तो मानना। सबने उनसे तरकीब बताने को कहा। उन्होंने कहा, हम सब सांस रोककर मृत होने का नाटक करेंगे। मरा हुआ समझकर जैसे ही वह हमें जाल से निकालकर फेंक देगा तो हम सब उड़कर भाग जाएंगे। उसमें से एक तोते ने पूछा, जब हम आंख बंद करे होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सबको वह बहेलिया जाल से मुक्त कर चुका है? तोता बने विक्रमादित्य ने कहा, हम कुल मिलाकर 100 तोते हैं। जैसे ही 100 बार हमारे गिरने की ध्वनि होगी तो हम सब एक एक साथ उनके खो जाएंगे। सबको विक्रमादित्य की बात सही लगी। सब ने उसका अनुमोदन स्वीकार कर दिया। अब उन्हें प्रतीक्षा थी। शिकारी के आने की थोड़ी देर की प्रतीक्षा के बाद सिकरी आता दिखाई पड़ा। उसे आता देखकर वही नाटक किया जो विक्रम ने कहा था। जब बहेलिया वहां पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसके जाल में पहले सभी तोते मर चुके थे। वह पीड़ा से भर उठा। उसका आज दिन बेकार गया। यह सोचकर उसने एक एक का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने सोचा कि शायद कोई तोता बच गया हो,
तो कम से कम आज के दिन का गुजर बसर हो जाएगा। वह एक एक तोते को जाल से निकालकर फेंकने लगा। जब 99 तोतों को वह फेंका चुका था तो उसी समय पेड़ से टूटकर एक लकड़ी नीचे गिरी। उसके गिरने आवाज से बाकी तोतों ने समझा कि 100 हो गई, अब हमें ऊँग जाना चाहिए। सब एक साथ उड़ गए, लेकिन उस समय विक्रम उस बहेलिये के हाथ में ही थे। बहेलिया तोतों की तरकीब समझ गया। उन्होंने उसे मूर्ख बना दिया था। उसने विक्रमादित्य से कहा कि तुम ही इनके गुरु लगते हो, अब तुम्हें मैं राजा विक्रमादित्य को ले जाकर बेचूंगा, वह मुझे तुम्हारे बदले में 2 स्वर्ण मुद्रा देगा। तब विक्रमादित्य ने मनुष्य की आवाज में बहेलिये से कहा कि यदि तुम मुझे राजा विक्रमादित्य की जगह यही पास के जंगल के राजा तुंगभद्र को बेचा दोगे तो 10 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। बहेलिये तोते को मनुष्य की आवाज में बोलते देखकर हैरान हो गया और बोला, तुम कोई विशेष चीज हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे कहने वाली जगह पर ही ले जाकर बेचूंगा। वह तोता बने विक्रमादित्य को लेकर तुंगभद्र के पास पहुंचा। बहेलिया जब तोता बने विक्रमादित्य को लेकर तुंगभद्र के पास पहुंचा, तुंगभद्र जंगल का राजा था। उसे वह तोता बहुत पसंद आया क्योंकि वह आदमियों की जुबान में बात करता था। उसने उसी समय उस बहेलिये को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। इतना बड़ा पारितोषिक पाकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजा तुंगभद्र की जय जयकार करता हुआ वह चला गया। राजा ने तोता बने विक्रमादित्य का नया नामकरण हीरामन किया। हीरामन राजा तुंगभद्र का सबसे खास मित्र बन गया। एक दिन राजा तुंगभद्र ने हीरामन से कहा कि हे मेरे प्रिय तोते, मेरे शरीर में एक बहुत अजीब व्याधि है जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूं। यह बात मैं तुम्हारे अतिरिक्त का किसी को नहीं बता सकता। मेरी दृष्टि कमजोर हो चुकी है जिसके कारण मुझे बहुत सी तकलीफ होती है। मैंने अपने तमाम वैद्यों को दिखा लिया। उनके हिसाब से यह एक लालाज बीमारी है जो धीरे धीरे करके मेरी आंखों की रोशनी को समाप्त कर देगी। तोते बने हीरामन ने राजा से कहा, आप मेरा पिंजरा से छोड़ दो। मैं एक ऐसे वैद्य को जानता हूं जिसकी दवाएं निश्चित ही आपको सही कर देंगी। राजा तुंगभद्र को हीरामन की बात सही लगी। उन्होंने पिंजरा खोल दिया। हीरा उड़ गया। दूसरे दिन यह एक जड़ लेकर राजा के पास पहुंचा। बोला, राजन, आप इस जंग का जलाकर इसकी राख को शहद में मिला दो, फिर आपकी आंख की रोशनी वापस आ जाएगी। राजा ने वैसा ही किया। 3 दिन में उनकी आंखों की रोशनी पहले जैसी हो गई। उस दिन से हीरामन उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा हो गया। समय बीतता रहा। एक दिन राजा तुंगभद्र की पत्नी ने श्रृंगार किया और हीरामन से पूछा कि मैं कैसी दिखती हूं। हीरामन ने कहा, हे जंगल की रानी, तुम्हारे जैसे लोग मेरे यहां भरते हैं। पानी रानी ने सिपाहियों से कहा, इस मूर्ख तोते को मौत के घाट उतार दो। सिपाही मन को लेकर जंगल में आ गए। वह उसे मारने ही वाले थे। तभी दूसरा सिपाही बोला, यह राजा का सबसे प्रिय तोता है, वह इसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। कल उनको पता चलेगा तो हमारा कत्ल करवा देंगे। फिर हम क्या करें? अगर हम इसे नहीं मरेंगे तो रानी हमारी बलि दे देंगी। पहले वाले सैनिक ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, यदि हम किसी दूसरे तोते को मारकर दूसरे वाले में को रानी को दे दें और इस तोते को मुक्त कर दें। पहले वाले सैनिक ने दूसरे को धन्यवाद दिया और बोला, जल्दी से दूसरे तोते की तलाश करके उसे मानकर रानी को सौंप दिया। इस तरह उनकी जान बच गई। विक्रमादित्य को उन्होंने आजाद कर दिया। विक्रमादित्य उड़े और अपने महल पहुंच गए। उन्होंने देखा रानी नहा रही थी। उन्होंने मानवीय आवाज में राजा विक्रमादित्य का बताया गोपनीय शब्द रानी के सामने बोला। रानी चौंक कर चारों ओर देखने लगी। आखिर यह कौन है जो राजा विक्रमादित्य की तरह बोल रहा है? और जब रानी ने ध्यान से ऊपर देखा तो मुंडेर पर तोते को विक्रमादित्य की आवाज में बोलते पाया। उसने उनसे पूछा कि वह वास्तव में कौन है जो मेरे पति की आवाज में बोल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी अब तक की आप बीती रानी को बता दी। रानी चिंतित होकर पूछने लगी, यह सब सही कैसे होगा? राजा ने रानी की पूरी तरकीब समझा दी। उधर राजा जंगल के राजा हीरामन के ना होने पर बहुत तारा हुआ। उसने उन दोनों सिपाहियों को मौत की सुना दी थी। दोनों को झल्लाद मारने ही वाले थे। तभी हीरामन ने राजा तुंगभद्र के पास पहुंचकर सारी कहानी बता दी। दोनों सिपाहियों को छोड़ दिया गया और रानी को कारागार में डालने का हुक्म सुना दिया। पर हीरामन के समझाने पर राजा ने रानी की सजा माफ कर दी। रानी ने भी हीरामन से माफी मांग ली। फिर एकांत में हीरामन ने तुंगभद्र की सारी बात बता दी जो उनके साथ बीती थी और यह भी बता दिया कि वह राजा विक्रमादित्य है।
राजा तुगंद्र ने राजा विक्रमादित्य को प्रणाम किया और बोले, आप बताइए कि यह सब कैसे सही होगा। मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें बता दिया कि वह अपनी समस्या का हल जल्दी निकाल लेंगे। अब वह वापस अपने महल वापस को चल पड़े। अगले दिन रानी ने विक्रमादित्य बने नाई को बुलावा भेजा कि उनका व्रत का समय पूरा हुआ। अब आप महल मेरे साथ आकर रह सकते हैं। जब नाई को यह समाचार मिला तो वह फूला नहीं समाया, पूरी तरह सज धज के रानी के महल की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा रानी ने भी पूरा श्रृंगार कर रखा था। वह जैसे ही रानी की ओर बढ़ा, रानी ने कहा, महाराज, मैं चाहती हूं कि आप मुझे एक बार वह जादू जो आप सीख कर आए हो मुझे दिखाओ ताकि हमारी खुशी बढ़ जाए। नाई बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, रानी, यह तो एक चुटकी बजाने जैसा कार्य है। मेरे लिए उसने सेवक को आदेश दिया कि एक मरा हुआ जीव लाओ ताकि मैं अपना जादू दिखा सकूं। सेवक तुरंत ही एक मरा हुआ कबूतर ले आए। नाई वही जमीन पर लेट गया और वह राजा विक्रमादित्य का शरीर छोड़कर उस कबूतर के शरीर में प्रवेश कर गया। कबूतर जिंदा हो उठा। तभी राजा विक्रमादित्य ने तोते का शरीर छोड़कर अपने शरीर में प्रवेश पा लिया और वह उठकर खड़े हो गए। रानी तैयार बैठी थी। जैसे ही नाई कबूतर के शरीर में गया, उसने उस पर बिल्ली छोड़ दी। बिल्ली ने एक निमिष में कबूतर का खात्मा कर दिया। राजा विक्रमादित्य आराम से अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।